हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याण इस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत हम पर्यावरण से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं, जितने भी मतलब विभिन्न पहलू, जैसे उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी हमारे जीवन में प्रासंगिकता क्या है, साथ ही साथ पर्यावरणीय शिक्षा को पूर्ण कराने में या इसको फैलाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सभी को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथ ही साथ हम राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो पर्यावरणीय जागरूकता संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका भी अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ। तो पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ समझने से पहले आप शिक्षा का अर्थ समझिए। शिक्षा क्या होती है? किसी भी विषय के संबंध में आपको जानकारी देना, उस विषय के संबंध में आपको जागरूक करना, अर्थात उसके विभिन्न पहलुओं के विषय में आपको जागरूक करना, उससे संबंधित आपको सूचनाएं प्रदान करना। जब आप किसी विषय से या किसी भी चीज के विषय में सभी पहलुओं का अध्ययन कर लेते हैं, सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको यह भी पता चल जाता है कि वह वस्तु या वह विषय आपको किस तरीके से प्रभावित करता है और आपका क्या दायित्व उसके प्रति बनता है या आप उसे किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सभी का विस्तार पूर्वक जो अध्ययन होता है वही क्या होती है? शिक्षा होती है। तो पर्यावरण के अंतर्गत भी वही चीज होगी कि पर्यावरण के जो विभिन्न पहलू होते हैं उन सभी का आप अध्ययन करते हैं, उनके प्रति आप जागरूक होते हैं, उनके प्रति आपके अंदर चेतना आती है और उससे आप पर्यावरण का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं, पर्यावरण के प्रति आपके क्या क्या दायित्व हैं और पर्यावरण आपको और आप पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, उन सभी की आपको विस्तृत जानकारी मिल जाती है। तो यही क्या होती है? पर्यावरणीय शिक्षा होती है। चलिए अर्थ की बात करते हैं। तो लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं चेतना के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का दायित्व का बोध कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। अर्थात विभिन्न पहलुओं के प्रति आपको जागरूक करके, आपके अंदर चेतना का विकास करके पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किस तरीके से किया जा सकता है, आपका दायित्व क्या बनता है, इस सभी को बोध कराने की जो प्रक्रिया होगी वही क्या कहलाएगी? पर्यावरणीय शिक्षा कहलाएगी। तो ये तो हुई अर्थ की बात। अब हम बात कर लेते हैं, यदि पर्यावरणीय शिक्षा से आपकी परिभाषा पूछ ली जाए तो आप परिभाषा में क्या लिखेंगे? तो यूनेस्को ने इस संबंध में एक परिभाषा प्रस्तुत की है। यूनेस्को के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषा क्या है कि यह पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को लागू कराने का एक तरीका है। अर्थात पर्यावरण संरक्षण के क्या लक्ष्य हैं, उसे लागू कराने का तरीका क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा है। यह विज्ञान की एक अलग शाखा नहीं है। जिस तरीके से विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, इसी तरीके से पर्यावरणीय जो शिक्षा है वह एक अलग सब्जेक्ट नहीं है। आपको इसको किसके अंतर्गत पढ़ना पड़ता है? अंतर विषयक क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। अर्थात यह एक सतत अंतर विषयक क्षेत्र है, विषय के अंदर विषय है, उसके अंतर्गत आपको इसका अध्ययन करना होता है। जिस तरीके से साइंस के अंतर्गत आप विज्ञान का भी अध्ययन कर लेते हैं, विज्ञान के अंतर्गत आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इन सभी का अलग अलग पर्टिकुलर रूप से अध्ययन करते हैं, उस तरीके से आप पर्यावरणीय शिक्षा का अध्ययन नहीं करते हैं क्योंकि यह अलग से विषय नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो सीधी सी बात है, यदि आपको किसी विषय के संबंध में जानना है, जागरूक होना है, तो उसके लिए आपको उसको समझने की आवश्यकता है। तो उद्देश्य यही होंगे पर्यावरणीय शिक्षा की। क्यों? क्योंकि पर्यावरण शिक्षा के द्वारा व्यक्ति पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। उसके विभिन्न पहलुओं का उसे नॉलेज होता है, उसके प्रति उनको जानकारी प्राप्त होती है, पर्यावरण को समझने की क्षमता विकसित होती है कि आखिर पर्यावरण किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से किसी को प्रभावित करता है, पर्यावरण किस तरीके से सुचारू रूप से संचालित होता है, उसके विभिन्न पहलुओं को समझने की जो क्षमता है उसे विकसित करने में पर्यावरणीय शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। लोगों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की रुचि पैदा करता है। लोग क्या करते हैं? अपने विकास के लिए निरंतर गति में लगे हुए हैं और वह पर्यावरण का क्या करते रहते हैं? दोहन करते रहते हैं, जिस कारण से पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जाता है। लेकिन पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से लोग जागरूक हो जाते हैं और पर्यावरण का
पर्यावरण के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं, जो संसाधन हैं, उनका उपयोग हमें किस तरीके से करना है कि हम वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही लें, साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी बहुत आसानी से कर सकें, या भविष्य के लिए वह संसाधन सुचारू रूप से बचे रहें। तो इन सभी के प्रति रुचि पैदा करने में पर्यावरणीय शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अर्थात पर्यावरण का संतुलन किस तरीके से बनाए रखा जाए, इसके प्रति रुचि पैदा करने में पर्यावरणीय शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए साहित्य उपलब्ध कराता, अर्थात पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन किस तरीके से किया जाए, उसके लिए विभिन्न उपयोगी पुस्तकें या साहित्य भी इसके द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सतत विकास की अवधारणा को साकार करना, यह भी इसका उद्देश्य है। सतत विकास क्या होता है, ताकि आप वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी ध्यान रख सकें, और जो आपको उपलब्ध संसाधन हैं, संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं, उन सीमित संसाधनों का आप इस तरीके से उपयोग करें कि आप वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही लें, साथ ही साथ उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित रूप से बचा के रख सकें। इसके महत्व और प्रासंगिकता की बात करते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो यह छात्र छात्राओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता करती है। कैसे जिम्मेदार नागरिक बनाएगा? जब पर्यावरणीय शिक्षा किसी नागरिक को या छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है तो उनको अपने दायित्व का बोध हो जाता है, उनको ज्ञात हो जाता है कि यह पर्यावरण हमें किस तरीके से प्रभावित करता है, पर्यावरण की देन क्या क्या है और उसका उपयोग हमें किस तरीके से करना है। अर्थात वह उपयोग उसी तरीके से करता है जिस तरीके से उसे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, अर्थात उसका अनियंत्रित तरीके से या अनैतिक तरीके से दोहन नहीं करता है, जिससे वो क्या बन जाते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं। छात्र छात्राओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान हो जाता है कि उसे कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं पर्यावरण के प्रति और कौन कौन से उसके कर्तव्य हैं। यह मनुष्य के सामाजिक चरित्र के विकास में भी सहयोग प्रदान करती है। व्यक्ति का एक सामाजिक चरित्र बन जाता है, अर्थात उसका संबंध समाज के साथ, पर्यावरण के साथ किस तरीके से है और उसे किस तरीके से मेलजोल के साथ अपना जीवन यापन करना है, तो यह भी इसके साथ हो जाता है। यह हमारे जीवन में वनों एवं वन्य जीवों के महत्व को स्पष्ट करता है। व्यक्ति विकास की दौड़ में अंधाधुंध में लगा हुआ है और वह भूल जाता है कि यह जो वन है, यह जो वृक्ष हैं, यह जो जीव जंतु हैं, उनका व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है और इस महत्व को साकार कौन करता है, इस महत्व के विषय में अवगत कौन कराता है, तो वह पर्यावरणीय शिक्षा कराती है। पर्यावरणीय शिक्षा वनों के और वन्य जीवों के महत्व को बताती है कि इसके द्वारा किस तरीके से खाद्य श्रृंखला चलती है, किस तरीके से हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है और किस तरीके से यह व्यक्ति को और व्यक्ति इनको प्रभावित करते हैं। यह सरकार को पर्यावरण के संबंध में जटिल स्तर पर योजना बनाने में भी सहायता करती है, क्योंकि पर्यावरणीय शिक्षा से जागरूकता फैलती है और जब जागरूकता फैलती है तो यदि पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में सरकार योजना बनाती है तो इस योजना को लागू कराने में और योजना को बनाने में भी पर्यावरणीय शिक्षा क्या करती है, बहुत ज्यादा सहायता करती है। देखिए, जो पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई भी योजना बनानी है तो सरकार बनाती है, तो सरकार तो इसके प्रति जागरूक होती है, लेकिन जब कभी यह योजनाएं स्थलीय स्तर पर लागू कराई जाती हैं तो वहां पर मानव जो होते हैं, जो स्थानीय लेवल के मानव होते हैं, जो ग्रामीण लोगों की जनता होती है, उन्हें भी जागरूक होना अति आवश्यक होता है। यदि वह पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो वह उस प्रकार की योजनाओं को समर्थन प्रदान नहीं करेंगे। तो समर्थन प्रदान कराने के लिए या फिर उस योजना को बनाने और लागू कराने में भी पर्यावरणीय शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। पर्यावरण से मानव के संबंध एवं पर्यावरण से मानव और मानव का पर्यावरण से क्या संबंध है, क्या एक दूसरे को लाभ और एक दूसरे को हानि होती है, यह भी पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा ज्ञात होता है। तो क्लियर हुआ, यदि आपसे पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ, पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषा, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य और पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व पूछा जाए तो आपको ये चीजें ज्ञात होना चाहिए कि अर्थ क्या था, परिभाषा क्या थी, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों पर्यावरणीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही साथ पर्यावरणीय शिक्षा से लोग किस तरीके से जागरूक होते हैं और किस तरीके से उन्हें लाभ प्रदान करती है। अब बात करते हैं कि भारत में पर्यावरणीय शिक्षा की समस्याएं क्या हैं। जब हमने देखा कि इसके उद्देश्य इतने अच्छे हैं, साथ ही साथ मानव को इतने ज्यादा लाभ प्रदान कर रही है, फिर भी पर्यावरणीय शिक्षा उतने सही तरीके से कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है जिस तरीके से इसे लागू कराया जाना चाहिए। तो आखिर इसके रास्ते में कौन कौन से रोड़े आते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनको समझ लेते हैं। तो देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा में शैक्षिक पाठ्यक्रम को लागू कराने में विवाद है। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में
पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें पर्यावरण के विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके और वह आगे चलकर इस तरीके से कार्य करें ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अर्थात जिस तरीके से विकास की गति में लोग दौड़ रहे हैं, वह विकास की गति वह पर्यावरण के हितैषी होकर करें, ना कि उसको नुकसान पहुंचाकर। लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं, यह मानते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहिए। उसके पीछे भी वो बहुत सारे तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि इससे बच्चों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा, इससे बहुत ज्यादा जो आर्थिक हानि है वो ज्यादा हो जाएगी, साथ ही साथ बच्चों पर दबाव भी बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके से पर्यावरणीय शिक्षा को जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है उसमें लागू कराने में भी अभी तक विवाद चल रहा है, जिस तरीके से इसे लागू नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव बन जाएगा, यह भी समस्या आ रही है। शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों द्वारा इसे प्राथमिकता ना दिया जाना। जब विद्यालय में आपको विषय पढ़ाए जाते हैं, किसी सब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाता है, तो आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया जाता है। उन्हीं में एक विषय के रूप में पर्यावरण भी होता है, लेकिन पर्यावरण को ना तो बच्चे इतनी जागरूकता के साथ पढ़ते हैं, इतनी रुचि के साथ पढ़ते हैं, और ना ही टीचर की कोई रुचि होती है कि उस विषय को वह उतने अच्छे तरीके से पढ़ाए। तो इसलिए शिक्षा विभाग और शिक्षकों द्वारा इसे प्राथमिकता ना दिया जाना भी इसका प्रमुख कारण है। सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव, सरकार की भी इसमें इच्छा शक्ति का अभाव है। इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि बच्चों को पर्यावरण के विषय में इतनी ज्यादा जानकारी दी जाए। संबंधित शिक्षकों एवं अन्य संसाधनों का अभाव, पर्यावरण से संबंधित चूंकि क्या है, पर्यावरण की शिक्षा विद्यालय स्तर पर दी जाएगी तो शिक्षक भी उस तरीके से तैयार होंगे, लेकिन जब उन्हें ही वह शिक्षा प्राप्त नहीं हुई तो वह बच्चों को भी किस तरीके से शिक्षा देंगे। तो पर्यावरण से संबंधित शिक्षकों की और साथ ही साथ संसाधनों का क्या है, अभाव है। उनके अभाव के कारण भी भारत में पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, या सही तरीके से यह शिक्षा प्रदान नहीं की जा पा रही है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरणीय शिक्षा का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से क्या संबंध है। देखिए, अभी हमने देखा कि पर्यावरणीय शिक्षा होती क्या है। हमने देखा कि पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जागरूक होता है और उसे अपने कर्तव्यों का बोध होता है चेतना के माध्यम से कि उसका पर्यावरण के साथ और पर्यावरण का उसके साथ क्या संबंध है। तो यदि हम संबंध की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मानव है वह पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है, और इस तरीके से मानव पर्यावरण को और पर्यावरण मानव को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। यदि मानव सही तरीके से विकास करता है तो उस विकास की दौड़ में पर्यावरण भी शामिल हो जाता है, पर्यावरण का भी विकास होता है। लेकिन जब विकास इस तरीके से हो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो वह पर्यावरण किसी ना किसी तरीके से मानव को भी नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? वहां आसपास जो जंगल होते हैं, वो जो पेड़ होते हैं वह जल जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके माध्यम से इन प्रदूषण से मानव के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से पर्यावरण मानव को और मानव पर्यावरण को दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरणीय शिक्षा का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से क्या संबंध है, इसको समझने के लिए हमने पहले देखा कि मानव और पर्यावरण का आखिर संबंध क्या है। अब जब हमें संबंध पता चल गया कि यह एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, और अब यदि मानव को पर्यावरण के विषय में सभी जितने पहलू होते हैं उस पहलुओं के विषय में जानकारी दे दी जाए और उसे यह अवगत करा दिया जाए कि पर्यावरण का सही तरीके से विकास करने पर ही मानव का सही तरीके से विकास होगा, और यदि आप पर्यावरण का दोहन करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो मानव को भी उसका नकारात्मक नुकसान भोगना पड़ेगा। यदि यह जागरूकता मानव को प्राप्त हो जाती है तो इससे पर्यावरण का विकास के साथ साथ मानव का भी विकास होगा, मानव का स्वास्थ्य और मानव की सुरक्षा दोनों ही संरक्षित होगी। चलिए बात करते हैं हम पर्यावरण मानव के स्वास्थ्य को निम्न प्रकार से किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से अनेक बीमारियां फैलती हैं। जैसे व्यक्ति यदि कुछ ऐसे क्रियाकलाप करता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जल प्रदूषण आता है, वायु प्रदूषण आता है, ध्वनि प्रदूषण आता है, मृदा प्रदूषण आता है। अब जब आप इस तरीके से प्रदूषण फैलाएंगे, जैसे कि मोटर वाहन चला रहे हैं, तो इससे ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, साथ ही साथ वायु प्रदूषण हो रहा है।
आप मृदाओं में बहुत सारे रासायनिक तत्वों को मिला रहे हैं ताकि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि मृदा में रासायनिक तत्व डालने से, उन रासायनिक तत्वों के मिलने से मृदा तो बंजर होती ही है, साथ ही साथ जो खाद्य पदार्थ आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनमें भी उन रासायनिक तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है और वह भी स्वास्थ्य पर आपके नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इन गैसों से जो मृदा प्रदूषण हो रही, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, उससे मानव पर भी क्या होता है, अनेक बीमारियां फैलती है, मानव के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में कमी मानसिक एवं शारीरिक रूप से मानव को प्रभावित करती है। मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे? देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनके माध्यम से व्यक्ति एक तो मानसिक रूप से क्षुब्ध होता जाता है, साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी कमजोर होता जाता है। आप देखते जाएंगे कि आपके जो दादाजी हैं या जो पिताजी हैं, उनकी जो कार्य करने की शैली है वह आपसे कहीं ज्यादा अधिक है। क्यों? क्योंकि वह जिस पर्यावरण में, जिस एनवायरमेंट में रहे हैं वह स्वच्छ और साफ था अभी की अपेक्षा। लेकिन अब जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, फसलों में रासायनिक तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो उससे जो सब्जियां प्राप्त हो रही हैं, जो फल फ्रूट आपको प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी में रासायनिक तत्वों की अधिकता है, जिस कारण से व्यक्ति का शरीर भी कमजोर हो रहा है, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी व्यक्ति कमजोर होता जा रहा है। तो क्या होता है, पर्यावरण, यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो उससे मानसिक और शारीरिक रूप से भी मानव क्या हो जाएगा, कमजोर होता जाएगा। सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? तो देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वायुमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। हम देख रहे हैं कि दिनों दिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण हम दिनों दिन वृक्षों को काटते जा रहे हैं, जिससे वायुमंडल में जो गैसों का संगठन है, जो निश्चित मात्रा में होता था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है, और वायुमंडलीय तापन में वृद्धि होने से जो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है वह पिघल रही है, और उस बर्फ के पिघलने से क्या हो रहा है, समुद्र स्तर बढ़ता जा रहा है। और जब समुद्र स्तर बढ़ेगा तो जो द्वीपीय देश हैं, जो चारों ओर सागर से घिरे हुए हैं, वह द्वीपीय देश जलमग्न हो जाएंगे, और उन द्वीपीय देशों में जो जनता रह रही है उसकी सुरक्षा को क्या होगी, हानि पहुंचेगी, सुरक्षा कमजोर होगी, उन्हें मृत्यु का भय सताता रहेगा। तो एक ही चीज से कितनी सारी चीजें हो रही हैं, आप खुद समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने, वो क्यों बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने से, वृक्षों के काटने से, वाहनों के बढ़ने से। तो उससे क्या क्या हो रहा है, वायुमंडलीय तापन बढ़ रहा है, वायुमंडलीय तापन से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने से जो है समुद्र स्तर बढ़ रहा है, और उससे मानव की सुरक्षा को खतरा हो रहा है। दूसरा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? तो देखिए, बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो इन गैसों के द्वारा जो वर्षा का पानी होता है, जो ऊपर से नीचे आता है, तो वह अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और वह है जो हमारे विश्व धरोहर स्थल के बहुत सारी इमारतें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाने के साथ ही साथ मृदा को अम्लीय बना देता है, और लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। ओजोन क्षरण, हम देख रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लगातार उपयोग करने से, जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर रहे हैं, एसी का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन ज्यादा होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। तो धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं कि जो ओजोन परत है, जो समताप मंडल की ऊपरी परत पर पाई जाती है, और जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी सहायता करती है, हमारी सुरक्षा करती है, तो अब इसमें छिद्र होने से जो सूर्य की परावैंगनी किरणें हैं वह इसको पार कर धरती तक आ रही है, और इससे मानव में और पशुओं में त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। तो इससे भी क्या हो रही है, जीवन को हानि हो रही है, सुरक्षा प्रभावित हो रही है। उसी तरीके से पर्यावरण प्रदूषण होने से, पर्यावरण में ज्यादा हस्तक्षेप करने से भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, अतिवर्षा और सूखा जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और इन सभी आपदाओं के द्वारा मानव को जन और धन की हानि उठानी पड़ती है। अर्थात आपने देखा है कि पर्यावरण मानव के स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है, मानव की सुरक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब बात कर लेते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा मानव स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को किस प्रकार से बनाए रखती है। हमने ये देखा कि पर्यावरण किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जब पर्यावरणीय शिक्षा उपलब्ध करा दी जाती है, व्यक्तियों को दे दी जाती है, छात्रों को उपलब्ध करा दी जाती है, तो उससे स्वास्थ्य और सुरक्षा किस प्रकार से बनाए रखी जा सकती है, किस तरीके से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो इससे मानव पर्यावरण प्रदूषण के कारण एवं मानव स्वास्थ्य
सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। देखिए, जब पर्यावरणीय शिक्षा मानवों को उपलब्ध करा दी जाती है तो व्यक्ति यह समझ जाता है कि पर्यावरण क्षरण कैसे होता है, इसका प्रभाव किस तरीके से मानव पर पड़ता है, कितना यह कारगर सिद्ध हो सकता है। अर्थात पर्यावरण को यदि हम साथ में लेके चलते हैं, पर्यावरण का यदि हम अच्छे तरीके से विकास करते हैं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते हैं, तो यह मानव को किस तरीके से सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और यदि हम अंधाधुंध तरीके से वनों की कटाई करते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, तो वह मानव के स्वास्थ्य को, मानव की सुरक्षा को किस तरीके से नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, इन सभी को हम पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से जान सकते हैं। और जैसे ही हम इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो हम पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कार्य करने लगेंगे। और जब पर्यावरण संरक्षित हो जाएगा तो हमारा स्वास्थ्य और हमारी सुरक्षा भी क्या हो जाएगी, हमारा स्वास्थ्य जो है वह अच्छा बना रहेगा और हमारी सुरक्षा भी अच्छी बनी रहेगी। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु जो अनेक प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जैसे ही हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी तो फसलों में अंधाधुंध वृद्धि हुई थी। लोग अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिए रासायनिक खेती पर निर्भर हो गया था। व्यक्ति चाहते थे कि एक ही सालों में 10 सालों का हम उत्पादन कर लें, अर्थात एक फसल में इतने ज्यादा रसायन डालें कि उसकी उत्पादन क्षमता 10 गुना हो जाए। व्यक्तियों को उसका उत्पादन मिला भी, लेकिन इससे हो क्या रहा है, जो मृदा है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मृदा जिसकी आयु मान लीजिए कि 100 वर्ष थी, वह इन रसायनों के प्रयोग करने से उसकी आयु 5 या 6 साल ही बच रही है। अभी तो हम उत्पादन ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उसका उत्पादन खत्म हो जाता है। साथ ही साथ इन रसायनों का किस तरीके से मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इन रसायनों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, उसके प्रति भी व्यक्ति जागरूक हो पाया है। इसलिए अब धीरे धीरे रासायनिक खेती की जगह पर वह जो जैविक कृषि है उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद को प्रोत्साहन किया है। भारत सरकार ने इस दिशा में आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया है। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन अब हम जो केमिकल से बनी हुई दवाइयां लेते थे, अब उसकी जगह पर हम आयुर्वेद से बनी हुई दवाइयां ले रहे हैं। अर्थात आयुर्वेद की ओर अब मनुष्य अग्रसर हुआ है। प्रकृति के महत्व को समझा है व्यक्ति ने, और वह समझने लगा है कि किस तरीके से प्रकृति से किन किन रोगों को हम मिटा सकते हैं, किस तरीके से प्रकृति व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए सरकार और मानव दोनों ही आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर अब अग्रसर हो रहे हैं। पर्यावरण के महत्व को उजागर किया है, इससे सतत विकास की अवधारणा ने भी जन्म लिया है। पर्यावरणीय शिक्षा से सतत विकास की अवधारणा को व्यक्ति समझ पाए हैं, साथ ही साथ जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन हैं उसकी महत्वता को समझ पाए हैं, साथ ही साथ ये भी समझ पाए हैं कि इनकी भंडारण कितने सीमित हैं और इनका उपयोग हम किस तरीके से करें, या इनके किन किन विकल्पों की ओर हम जाकर इनका संरक्षण हम सही तरीके से कर पाएं, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को भी इसका उत्पादन मिल सके। इसके अलावा पर्यावरणीय शिक्षा से मानव में स्वास्थ्य के प्रति एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता की वृद्धि हुई है, और दिनों दिन जो उसकी दिनचर्या थी उसमें भी परिवर्तन हुआ है। जैसे अब व्यक्ति को आप देखेंगे तो वह बहुत सारे क्रियाकलापों को अपनाने लगा है। जैसे सुबह उठकर टहलने जाने लगा है। उसको पता है कि पर्यावरण जब शुद्ध होता है, वायुमंडल जब शुद्ध होता है, तो उसमें हम यदि सांस लेते हैं, उसमें यदि हम टहलने जाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति अब सुबह सुबह टहलने जाने लगा है, योग करने लगा है, खुले में शौच करना बंद कर दिया है, क्योंकि पता है व्यक्तियों को इस पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से यह जागरूक किया गया है कि खुले में शौच करने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, और उन बीमारियों से बचने के लिए खुले में शौच को भी प्रतिबंधित किया गया है। शौच के बाद साबुन और मिट्टी से हाथ धोने के प्रति जागरूक किया गया है, क्योंकि शौच के बाद हाथों में बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं और उन कीटाणुओं से मुक्ति के लिए आपको मिट्टी या साबुन से हाथ धोना अति आवश्यक है। तो इस तरीके से व्यक्तियों को जागरूक किया गया है। मिलावटी खाद्यान्न का उपयोग न करना, इसके प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया है, और लोग अब रसायनों के द्वारा उत्पन्न फसलों की अपेक्षा जो जैविक कृषि के द्वारा उत्पन्न फसलें हैं उनके उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। और अधिक से अधिक पेड़ लगाना, इसके प्रति भी जागरूक किया है। व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा रहे हैं ताकि पर्यावरण स्वच्छ बना रहे और इन पेड़ों का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके। स्वयं के साथ साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। व्यक्ति स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान तो रख रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण किस तरीके से स्वच्छ रहे, पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहे हैं, चाहे वह जल हो, वायु हो, मृदा हो, ध्वनि हो, इनको कैसे कम किया जा सके, तो इस विषय में भी निरंतर अध्ययन कर रहा है और निरंतर कार्य कर रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पर्यावरणीय संबंधी जो सार्वजनिक जन जागरूकता है उसको फैलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं।
तो उसमें प्रयासों में एक प्रयास है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, अर्थात पर्यावरण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए एक सरकार ने अभियान चलाया है जिसे NEAC कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में की गई थी। और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता को फैलाना, अर्थात इस तरीके के कार्य करना ताकि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। इसमें क्या क्या किया जाता है? तो इसमें देश के जो विभिन्न गैर सरकारी संगठन होते हैं, विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं या शोध संस्थान होते हैं, ऐसे ही महिला युवा संगठन या सरकारी या गैर सरकारी संगठन, उनके लिए आंशिक रूप से नाम मात्र की क्या दी जाती है? वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और यह वित्तीय सहायता क्यों उपलब्ध कराई जाती है? ताकि लोग विभिन्न क्रियाकलाप कर सके और उन क्रियाकलापों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकें, स्थानीय स्तर पर लोगों को पर्यावरण के विषय में अवगत करा सकें, उनकी जानकारी उपलब्ध करा सकें। उसके लिए बहुत सारे शिक्षण कार्यक्रम, शिविर, पदयात्राएं, रैलियां, सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शनी, निबंध, वाद विवाद, चित्रकलाएं, ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप चलाने के लिए यह सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि इनके माध्यम से लोगों को पर्यावरण के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि पर्यावरण को किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है और पर्यावरण किस तरीके से लोगों को सहायता प्रदान करता है। तो इस कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1983-84 में चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? 1983, 1983 और 84 में चालू किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत से चालू किया गया था। उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो समाज के सभी वर्गों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच गैर औपचारिक प्रणाली के तहत पर्यावरणीय शिक्षा का प्रसार करना, औपचारिक ना होकर गैर औपचारिक तरीके से शिक्षा का प्रसार करना, शैक्षिक, वैज्ञानिक, अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना, अर्थात शैक्षिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर या अनुसंधानों के माध्यम से पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसके उद्देश्यों में शामिल किया गया। गैर सरकारी संगठन, मीडिया, अखबार, विज्ञापन आदि माध्यमों से लोगों के बीच पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, अर्थात पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन्हें किस किस के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और लोगों को उसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराना। पर्यावरण और जागरूकता के विषय में संदेश प्रसारित करने के लिए फिल्में, श्रव्य, दृश्य और प्रिंट, थिएटर, नाटक, विज्ञापन, होर्डिंग, पोस्टर, सेमिनार और कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं, बैठकें सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। अर्थात सीधी सी बात है कि पर्यावरण के संबंध में जितनी भी जागरूकताएं हैं, अर्थात पर्यावरण से संबंधित जितने भी पहलू हैं, उन पहलुओं के विषय में जो जागरूकता है उसे फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करना। अब वो जागरूकता चाहे मीडिया के माध्यम से पहुंचे, चाहे फिल्मों के माध्यम से पहुंचे, चाहे संगोष्ठियों के माध्यम से पहुंचे, हमें वह जागरूकता लोगों तक पहुंचाना है। राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम के द्वारा क्या किया जाता है? इसमें बच्चों के शिविर लगाए जाते हैं और उन शिविरों के माध्यम से उन्हें 6 से 7 दिन प्राकृतिक जगहों पर ले जाया जाता है, जहां से उन्हें प्रकृति से संबंध बनाने का समय मिल सके, प्रकृति को समझने का समय मिल सके और वह उसे अच्छे से समझ सकें। तो इसमें क्या है? शिविरों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक शिविर कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरणीय शिक्षा की एक पहल है, अर्थात पर्यावरण शिक्षा की है पहल है। किस मंत्रालय की? तो इसमें ध्यान रखिएगा आप, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसकी यह एक पहल है। इसमें उद्देश्य क्या है? बच्चों में पर्यावरण के विषय में जागरूकता, समझ तथा अनुभूति को बढ़ाना, वह जागरूक हो सकें, पर्यावरण के प्रति समझ विकसित कर सकें, साथ ही साथ उसके प्रति अनुभूति को जागृत कर सकें। इस पहल के माध्यम से माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को, जाने वाले बच्चों को वर्ष में कम से कम 2 से 3 शिविरों के द्वारा अनुभव कराया जाता है, अर्थात प्राकृतिक क्षेत्रों में ले जाकर उन प्राकृतिक क्षेत्रों के विषय में जागरूकता फैलाई जाती है, उस प्रकृति के विषय में बताया जाता है। फिर सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाएं और सम्मेलन।
तो सरकार की तरफ से बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारी संगोष्ठियां, बहुत सारे कार्यशालाएं और बहुत सारे सम्मेलन चलाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं ताकि लोगों में पर्यावरण से संबंधित क्या हो सके, जागरूकता फैल सके। ये कार्यक्रम वैज्ञानिक, पर्यावरणविदों, विश्वविद्यालयों के पेशेवर, तकनीकीविदों आदि को पर्यावरण संबंधी विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। अर्थात पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे पर्यावरणविद हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो शोध करते रहते हैं, जानकारी हासिल करते रहते हैं। तो सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला और सम्मेलन के माध्यम से उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। सरकार विश्वविद्यालयों, अन्य संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों को कार्यक्रम, सेमिनार, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, सम्मेलन आयोजित करने और उनमें की गई कार्यवाहियों को प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। अर्थात सरकार क्या करती है, जो सेमिनार हो रहे हैं, जो कार्यशालाएं लग रही हैं, उसके माध्यम से जो वैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसको शेयर करने के लिए जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को भी सरकार उपलब्ध कराती है। कार्यक्रम स्थानीय लोगों सहित विभिन्न लोगों तक तकनीकी जानकारियां पहुंचाती है। अब बात करते हैं कि पर्यावरणीय जो सार्वजनिक जन जागरूकता है उसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उस जागरूकता को फैलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं। तो एक कार्यक्रम है अनुभूति कार्यक्रम, जिसे प्रारंभ किया गया था 15 दिसंबर 2016 को। कब किया गया था? 15 दिसंबर 2016 को किया गया था। इसके उद्देश्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं प्रदेश के स्कूली छात्रों को वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जानकारी देना, बच्चों को बताना, स्कूली बच्चों को बताना कि पर्यावरण क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, वन क्या होते हैं, वन्यजीव क्या होते हैं, पर्यावरण क्या होता है और वह व्यक्ति को और व्यक्ति उनको किस तरीके से प्रभावित करते हैं। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा कार्यक्रम है क्लाइमेट स्मार्ट गांव प्रोजेक्ट। इसका प्रारंभ 2018 में किया गया था और इसके तहत लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक किया जाता है। किसके? जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है और इस तरीके की तकनीकें बताई जाती हैं, इस तरीके के क्रियाकलाप करने को कहा जाता है, जिससे जो जलवायु परिवर्तन है वह तीव्र गति से ना बढ़े और पर्यावरण प्रदूषण में सुधार हो सके। इसमें सीहोर, राजगढ़ और सतना के लगभग 60 गांवों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। फिर राष्ट्रीय हरित कोरी योजना या ग्रीन कार्ड्स, इसके तहत प्रदेश के सभी स्कूल एवं कॉलेजों को इको क्लब के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो स्कूल हैं या विद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनमें इको क्लब लगाए जाते हैं और उसके माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाता है। ग्रीन स्कूल ग्रेडिंग कार्यक्रम, ग्रीन स्कूल ग्रेडिंग कार्यक्रम में क्या होता है? तो इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यह भी किसके लिए चलाया जा रहा है? पर्यावरणीय जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। उसी तरीके से प्राकृतिक भवन कार्यक्रम, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, इको क्लब तथा शिक्षकों ने मिलकर इस कार्यक्रम के तहत पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्य किए हैं। किसके तहत कार्य किए हैं? प्राकृतिक भवन कार्यक्रम के तहत। अब पर्यावरणीय सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं, किस तरीके से हम पर्यावरण के विषय में जो सार्वजनिक जागरूकता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा सबसे बड़ा टॉपिक ही हमारा है पर्यावरणीय शिक्षा। तो पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्ति को सचेत कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि उसके कर्तव्य पर्यावरण के प्रति क्या है, पर्यावरण मानव को और मानव पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? लोगों को पर्यावरण के विषय में जागरूक कर सकते हैं और जागरूकता फैला सकते हैं। फिर और क्या कर सकते हैं? संचार माध्यमों के द्वारा हम देख रहे हैं कि व्यक्ति अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संचार माध्यमों को समाहित कर चुका है। अर्थात जैसे ही वह सुबह उठता है उसको अखबार चाहिए, दोपहर में न्यूज चाहिए और फिर मोबाइल के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी वह जुड़ा रहता है। तो यदि हमें पर्यावरण के विषय में व्यक्ति को जागरूक करना है, उसे विभिन्न विषयों के माध्यम से, विभिन्न तरीके से यदि पर्यावरण के संबंध में बताना है, तो संचार माध्यम बहुत अच्छे तरीके से कारगर सिद्ध हो सकता है। तो पर्यावरणीय सार्वजनिक जागरूकता को अनेक संचार माध्यम जैसे कि समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आदि के द्वारा भी जनता तक पहुंचाया जा सकता है।
फिर पर्यावरण विज्ञान केंद्रों की स्थापना करके, पर्यावरणीय विज्ञान केंद्रों की स्थापना करके हम बहुत सारा अनुसंधान करवा सकते हैं और उसके माध्यम से जो वैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वह ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक गांव में पर्यावरण विज्ञान केंद्रों की स्थापना कर पर्यावरण संबंधी समस्याओं और इसके कारणों और निवारणों की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचा सकते हैं। अर्थात पर्यावरण में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका निवारण हम किस तरीके से कर सकते हैं और पर्यावरण से किस तरीके से हम लाभ ले सकते हैं, इस सभी की जानकारी पर्यावरण विज्ञान केंद्रों की स्थापना करके हम प्राप्त कर सकते हैं। संगोष्ठियों का आयोजन करके पर्यावरण के संरक्षण एवं उसके महत्व को समझाने के लिए ग्रामीणों, विद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों की संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जा सकता है। इन संगोष्ठियों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। मनोरंजनों के साधनों के द्वारा, देखिए बहुत सारे मनोरंजन के साधन होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि नुक्कड़ पे नाटक होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, साथ ही साथ लोक संगीत होते हैं, पारंपरिक गीत होते हैं। तो इनके माध्यम से भी पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सकता है। जो नुक्कड़ नाटक हैं, पर्यावरण से संबंधित नाटक किए जाएं, पर्यावरण से संबंधित लोकगीत बनाए जाएं, पर्यावरण से संबंधित पारंपरिक गीतों को विकसित किया जाए और उनको गाकर, उनको सुनाकर, उन नाटकों को कर लोगों में पर्यावरण के प्रति हम जागरूक कर सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा, देखिए सरकार और गैर सरकारी जो एनजीओ होते हैं वह भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, वह व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित करता है, उस दिशा में भी यह कार्य कर सकते हैं। सरकारी विभाग जैसे कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जैसी सोसाइटी जैसी कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और वह जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। इनके द्वारा समय समय पर पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु अभियान चलाए जाते हैं और इसके द्वारा व्यक्तियों में जन जागरूकता भी फैलाई जाती है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एनएसएस और एनसीसी एवं स्काउट गाइड विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण के महत्व के संबंध में जन चेतना जागृत की जा रही है। अर्थात जो स्काउट गाइड होते हैं, एनएसएस होते हैं, एनसीसी होती हैं, इनके माध्यम से भी लोगों को जागरूक कराया जा रहा है और पर्यावरण के प्रति सचेत किया जा रहा है। विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, जैसे हम बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन करें और वह प्रतियोगिताएं पर्यावरण से संबंधित हो, जैसे कि निबंध प्रतियोगिता, उसमें हम पर्यावरण से संबंधित निबंध लिखने के लिए बच्चों से कहें, या फिर बहुत सारी खेल संबंधी प्रतियोगिताएं होती हैं, या फिर बहुत सारी प्रश्न संबंधी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम नॉलेज का मुख्य बिंदु पर्यावरण को बना सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी लोगों में पर्यावरण के प्रति हम जागरूकता फैला सकते हैं। पर्यावरण क्लब का गठन करके, पर्यावरण क्लब का गठन विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर किया जाता है, जिसका उद्देश्य इसमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। तो पर्यावरणीय क्लबों में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो भी बच्चे अध्ययन करने के लिए जाते हैं वहां पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। इस क्लब के तहत विद्यार्थियों को पर्यावरण महत्व के स्थलों का भ्रमण कराना, पर्यावरण संबंधी फिल्में दिखाना, नाटक, पौधे लगाना, पोस्टर, पेंटिंग, कार्टून, प्रश्न मंच, लेखन आदि गतिविधियों का आयोजन करवाकर उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, चूंकि हमने देखा है कि पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या का बढ़ना। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरीके से प्रदूषण भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या अपने आर्थिक क्रियाकलाप को सुचारू रूप से चलाने के लिए वनों का दोहन कर रही है, निवास करने के लिए शहरों में जो कंक्रीट के जंगल है उनका निर्माण कर रही है और जो प्राकृतिक जंगल है उसको काटते जा रही है। तो व्यक्तियों को जनसंख्या के विषय में समझाकर, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में समझाकर, जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें जागरूक कर यह बताया जा सकता है कि जनसंख्या को किस तरीके से नियंत्रित करना चाहिए और जनसंख्या किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी पर्यावरण प्रदूषण एवं संसाधन अवनयन का एक कारण है। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए लोगों के मध्य जनसंख्या शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए लोगों को बढ़ती जनसंख्या, उसके कारण, परिणाम की जानकारी देना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरण पर पड़ते इसके प्रभावों के प्रति सचेत करना और प्रदूषण आदि के प्रभाव से अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सभी क्या हुए, कार्यक्रम हुए, ये सभी वो सभी चीजें हुई जो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो
तो जो आपके सिलेबस में पर्यावरणीय शिक्षा संबंधी टॉपिक समाहित किया गया है उसके विभिन्न पहलुओं को इस वीडियो के अंतर्गत हमने समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ पर्यावरणीय जागरूकता के लिए जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ ही साथ जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको भी इस वीडियो के अंतर्गत हमने समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।